हेलो हेलो। हाँ नहीं बच्चों, आवाज आ रही है जी? अच्छा जल्दी सवाल कर लें, बहुत टाइम वेस्ट हो गया बच्चों। हकीकत कुछ ये है कि हमें कभी भी सवाल स्टैंड अलोन एक स्टैंडर्ड के ऊपर सवाल नहीं आएगा। हकीकत में IAS 16, 20, हकीकत में सवाल IAS 16, 20, 23, 36 और 40 सबको मिल मिला के सवाल आएगा। ठीक है जी। अब ये जरा देखो, ये कौन सी अटेम्प्ट है? लेटेस्ट अटेम्प्ट है ये, लेटेस्ट 2021 का सवाल है। ये भी नहीं कह सकते 2001-2 में आया था, नहीं, लेटेस्ट। आई कैप का ट्रेंड समझने की कोशिश करें बच्चों। आई कैप को अच्छी तरह से आपकी साइकी के बारे में पता है कि बच्चे 6 महीने सुबह दोपहर शाम कैलकुलेटर पकड़ के सो रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, कैलकुलेटर हाथ में होता है। ठीक है जी। तो उसको पता है कि कैलकुलेटर तो इनकी जिंदगी का एक लाजमी जो है कंपोनेंट होगा। ठीक है जी। तो अब आई कैप ने जो ये सवाल दिया है, आई कैप ने कितने नंबर का? 6, 5 और 5, 16 नंबर का सवाल दिया है। और इस पूरे सवाल में एक भी एंट्री नहीं है। इस पूरे सवाल में कुछ भी डेबिट नहीं करना, कुछ भी क्रेडिट नहीं करना। क्या ये बात समझ आ रही है? बल्कि आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लें, आप तरस जाएंगे कोई नंबर देखने के लिए कि कोई अमाउंट आपको नजर आए। ठीक हो गया? तो बच्चों अब नीचे उसने क्या कहा? डिस्कस। अब डिस्कस क्या होता है कि अंग्रेजी लिखनी है। तो F1 पढ़ पढ़ के एंट्रियां तो हिफज हो गई हमें, लेकिन अंग्रेजी लिखना नहीं आती। तो बच्चों याद रखना, ये इस तरह का सवाल आपको 16 से 20 नंबर का आना है। और पास होने वाले और फेल होने वाले बच्चे में इसी तरह का सवाल जो है डिसीजन लेगा। जिसको इस तरह का सवाल आ जाए और वो उसके ऊपर थोड़ी बहुत टूटी भजी अंग्रेजी लिख लेगा, वो पास हो जाएगा। और जिसको एंट्री आती हैं, ये सवाल सारा पढ़ेगा, अब वो एंट्री पास करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, अमाउंट ही कोई नहीं। डेबिट किससे करेगा, क्रेडिट किससे करेगा? तो जिस बच्चे का ये 16 नंबर का सवाल गलत हो जाएगा या उसने बिल्कुल छोड़ दिया होगा, वो बहुत करीब है कि वो फेल होगा। तो इसलिए आपके पास गोल्डन मौका है, अंग्रेजी लिखना शुरू कर। अब अंग्रेजी कैसे लिखनी है? डेफिनेटली पहले दिन अंग्रेजी नहीं आएगी हमें, लेकिन हम ट्राई करेंगे। पहला ट्राई करते हैं जी। यू हैव जो, अब देखें जरा, आई कैप आपको इज्जत बड़ी देगा। फेल करने से पहले आई कैप आपकी बड़ी इज्जत करता है। ये जरा देखें। यू हैव रिसेंटली ज्वाइंड एज द फाइनेंस मैनेजर ऑफ कॉर लिमिटेड व्हाइल रिव्यूइंग द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद आ रहा है ड्राफ्ट का वर्ड? इस जमाने, किसी जमाने में हमने देखा था, कहां पढ़ा था ये? बोरिंग कॉस्ट में भी हमने देखा था, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में भी देखा हुआ है, और रीवैल्यूएशन में भी शायद हमने देखा होगा। बहरहाल, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 प्रिपेयर्ड बाय द जूनियर अकाउंटेंट। माशाल्लाह आपका एक जूनियर भी है। ठीक है जी। यू हैव नोटेड द फॉलोइंग। अब पेपर देने जाते हो तो बड़ा प्रेस्टिजियस फील करते हो, कहते घर में तो छोटा भाई नहीं है, लेकिन यहाँ पे जूनियर है जिसको बंदा थप्पड़ थप्पड़ मार सकता है, जिसको बंदा कैसा चल जा पानी ले गया। ठीक है, घर में तो छोटा भाई सुनता ही नहीं है। यहाँ पे एक बंदा है जिसकी गलतियां हम निकालेंगे, जिसके कीड़े आप निकालेंगे, लेकिन कीड़े निकालने के लिए आपको कुछ आना चाहिए। ठीक है जी। इन जनवरी 2020, अब जरा ध्यान से, गवर्नमेंट अलॉटेड एन इंडस्ट्रियल प्लॉट टू CL एट ए प्राइम लोकेशन सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट CL विल एस्टैब्लिश ए फैक्ट्री। याद है हमने ग्रांट में पढ़ा था कि नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर भी ग्रांट मिल सकती है, प्लॉट, याद है? और फिर हमने कहा था कि वो उसकी तुलाई भी नहीं होती। तो जो पैसे आपको मिलेंगे उसको आप डेबिट करोगे, डेफर्ड ग्रांट को क्रेडिट करोगे, फिर वो डेफर्ड ग्रांट कैसे इनकम में कन्वर्ट होगी, याद है? फिर वो मैंने कहा था कि वो कंडीशनल होगी बिल्डिंग के साथ। यहाँ पे उसने कहा हुआ कि एस्टैब्लिश है फैक्ट्री, और ये कंडीशन है। तो फैक्ट्री की जो लाइफ होगी वही लाइफ फिर उस ग्रांट की होगी। याद आ रहा है कुछ कुछ? अब यहाँ पे एक और सीन है, गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए, गवर्नमेंट ने प्लॉट दे दिया, तो कैश तो डेबिट होगा ही नहीं। डेबिट क्या होगा? तो फिर प्लॉट अगर डेबिट होगा तो क्रेडिट क्या होगा? किस अमाउंट से? याद आ रहा कुछ कुछ?
हमने पढ़ा था अगर गवर्नमेंट हमें कैश देने की बजाय एसेट दे दे, वो फिशिंग लाइसेंस याद आ रहा है किसी को? अगर गवर्नमेंट कैश देने की बजाय हमें वो एसेट ही दे दे तो उसको रिकॉर्ड करने के दो मेथड हैं। नंबर वन, नॉमिनल अमाउंट पे रिकॉर्ड कर लो। नंबर टू, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो। याद आ रहा कुछ कुछ? ये दोनों बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। CL constructed the factory building which was available for use on 1 अक्टूबर 2020। किस दिन वो फैक्ट्री अवेलेबल थी? ड्यू टू डिले इन रिक्रूटमेंट ऑफ की फैक्ट्री एम्प्लॉइज। अच्छा बच्चों, क्या फैक्ट्री कंप्लीट बन चुकी थी, अवेलेबल थी या कब अक्टूबर को? क्या नहीं थी? तो क्या डेप्रिसिएशन उसी दिन से स्टार्ट होगी जिस दिन फैक्ट्री अवेलेबल फॉर यूज होगी? इस तरह का सवाल भी आपने एक जमाने में पढ़ा था कि एक फैक्ट्री मुकम्मल थी, फर्नीचर नहीं मिल रहा था। याद आ रहा कुछ कुछ बोरिंग कॉस्ट में? अब आगे सुने। ड्यू टू डिले इन रिक्रूटमेंट ऑफ की फैक्ट्री एम्प्लॉइज द प्रोडक्शन एक्टिविटीज विल कमेंस ऑन 15 मार्च 2021। फैक्ट्री बन चुकी है लेकिन एम्प्लॉय नहीं मिल रहे, फैक्ट्री बंद है और 15 मार्च को जाके वो प्रोडक्शन शुरू होगी। द अकाउंटेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड द लैंड एज इट वाज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंटेंट ने लैंड को डेबिट नहीं किया। अकाउंटेंट कौन है? जूनियर। आप कौन है? फाइनेंस मैनेजर। ठीक है जी। पहले मार के दसना भी है कि करना की सी, ये आता है आपको? While the factory building is still appearing in the capital work in progress। ये capital work in progress क्या होता है? कॉस्ट में पढ़ गए हैं? शाबाश, ये बोरिंग कॉस्ट में पढ़ा था, याद है? जब तक बिल्डिंग मुकम्मल नहीं होती तब तक वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ी रहती है। अब जरा एक मिनट की तसल्ली से मुझे जवाब देना, क्या बिल्डिंग मुकम्मल हो चुकी है? किस दिन? 1 अक्टूबर 2020 को मुकम्मल हो चुकी है। तो क्या इसका मतलब है वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से निकल के बिल्डिंग में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जानी चाहिए? क्या वो लेके गया है? नहीं लेके गया। एज प्रोडक्शन एक्टिविटीज विल कमेंस ऑन 15 मार्च 2021। जूनियर अकाउंटेंट कहता है कि चूंकि प्रोडक्शन अभी शुरू नहीं हुई तो इसलिए वो अभी तक कहां पे पड़ा हुआ है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में सारा बैलेंस पड़ा है। क्या ये बात समझ आ रही? तो बच्चों 6 नंबर है और करना क्या है सुन लें। डिस्कस हाउ द अबव इश्यू शुड बी डेल्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ CL फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS। हाँ जी, डिस्कस करना है से मुराद है कि अंग्रेजी लिखनी है। क्या अंग्रेजी लिखेंगे? क्या क्या मसले डिस्कस करेंगे? नंबर 1, जो लैंड आपने एक्वायर किया है चाहे वो फ्री मिला है, इसके दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं पॉसिबल। या तो ये फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा या ये नॉमिनल वैल्यू। एक तो इसकी बात करेंगे क्योंकि लैंड आया है तो किताबों में नजर नहीं आ रहा, तो ये किताबों में नजर आना चाहिए चाहे 1 रुपए का क्यों ना हो। क्लियर हो गया? अच्छा, अगला पॉइंट, हमारी बिल्डिंग मुकम्मल हो चुकी है, वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में नजर नहीं आनी चाहिए। वो कहाँ पे नजर आनी चाहिए? वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में नजर आनी चाहिए। दूसरी बात, उसने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की होगी, उसको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए। कब से करनी चाहिए? 1 अक्टूबर से करनी चाहिए। एम्प्लॉय चाहे 2 महीने बाद आए चाहे 100 महीने बाद आए, एम्प्लॉयज का बिल्डिंग की लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो चुकी है। क्या ये अंग्रेजी समझ आ गई बच्चों? नहीं समझ आई? हाँ जी, 6 नंबर मिल जाएंगे अगर आप ये टूटी पजी अंग्रेजी लिख लें। ये देख लो जरा, अब जरा ध्यान से पढ़ें। The accounting treatment adopted by the accountant for not recording land is incorrect। क्या ये पहली लाइन समझ आ गई? ये किताब आप सॉल्यूशन घर जाके सॉल्यूशन सामने रख के लिख लो, कोई मसला नहीं, लेकिन एक दफा सामने रख के सॉल्यूशन लिखो, फिर उसी को बंद करके दोबारा लिखने की कोशिश करो और देखो कितने आपके वर्ड्स मैच हो। इसी तरह से पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। Allotment of land by government is a transfer of a non-monetary asset and should be considered as a government grant। Non-monetary asset का लफ्ज नजर आ रहा है? Non-monetary asset लिखेंगे, एग्जामिनर ने non-monetary asset का वर्ड ढूंढना पूरे पैराग्राफ।
दाएं बाएं जो भी बकवास लिखी है वो एग्जामिनर ने इग्नोर कर देनी है। एक चीज उसने ढूंढनी है कि क्या बच्चे को नॉन मॉनेटरी एसेट का पता है। अगर एग्जामिनर को वर्ड नजर आ गया नंबर दे देगा, अगर वो नजर ना आया बाकी आप उसको जो मर्जी दिखाते रहो, उसने नंबर नहीं देना। ठीक है जी। सच नॉन मॉनेटरी ग्रांट मे बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू और एट ए नॉमिनल वैल्यू। पढ़ा हुआ हमने, क्लियर हो गया। एज पर सीएल्स पॉलिसी fair value of the land should be assessed and reported in the financial statement under the head property plant and equipment. Clear हो गया। The grant was made subject to the construction of factory, so the resulting deferred income should be recognized in income on systematic basis over the useful life of the factory building. याद आ रहा है, लैंड के लिए ग्रांट मिली है लेकिन वो एलोकेट होगी फैक्ट्री के हिसाब से। ठीक हो गया जी। The factory building should also be transferred from capital work in progress to property plant equipment as the building is available for use on 1 अक्टूबर 2020. Further depreciation should also be charged from the same date. मतलब 1 अक्टूबर 2020। क्या ये अंग्रेजी बहुत मुश्किल है? ठीक है जी। कोई देख दिखा के कुछ कर करा के नंबर लिए जा सकते हैं 6, और ये रिसेंट टाइम का पेपर है, पुराना भी नहीं है। तो कर लोगे सारी बातें इसमें समझ आ गई क्या क्या करना है। नंबर 1, जो लैंड का ट्रीटमेंट उसने किया गलत किया। लैंड नॉन मॉनेटरी एसेट है। क्यों बोला? क्योंकि गवर्नमेंट हमें पैसे नहीं दिए। क्या दिया है? लैंड। तो अगर नॉन मॉनेटरी एसेट एज ए ग्रांट मिले तो उसके 2 ट्रीटमेंट है, या तो नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करो या फेयर वैल्यू पे। और अगर आप उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो, क्या करते हो? फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड क्यों करना है? The accounting policy of CL is to carry land and building at fair value. लिखा हुआ है। तो लैंड को किस पे रिकॉर्ड करेंगे? फेयर वैल्यू पे। तो लैंड को करेंगे डेबिट और डेफर्ड ग्रांट को करेंगे क्रेडिट, और अमाउंट उसने नहीं बताई। आई क्या आपने इस एक सेंस में आपको परेशान किया है क्या कि आई का बताना चाह रहा है कि भाईजान अंग्रेजी चाहिए। अगर वो अमाउंट बता देता तो लोगों ने ये पढ़ के भी अंग्रेजी नहीं लिख ली। क्या लिखा हुआ है? डिस्कस। उन्होंने कहना डिस्कशन तो हमसे नहीं होती, एंट्रियां पास करवा लो जितनी करवा सकते। एंट्रियां भी माशाल्लाह गलत पास करेंगे। क्यों भाई? ग्रांट जब मिलती है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होती। हाँ हाँ, तुमने सोचा आज मैं प्लेस चेंज कर लेता हूं तो मैं पहचाना नहीं जाऊंगा हैं? और समझ आ गई नहीं? तो बच्चों घर जाके आपने एक दफा वो सॉल्यूशन खोल के लिख के देखना है, फिर बाद में 5 मिनट बाद उसको बंद करके दोबारा ट्राई करना। आप में और फेल होने वाले बच्चों में सिर्फ इसी सवाल का फर्क है, क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती। आप ट्राई कर सकते हैं, आपके पास मौका अभी भी है। यानी कि आप एक अटेम्प्ट छोड़ के एक अटेम्प्ट वाला ऑप्शन ट्राई करना चाहते हैं कि अगर इस दफा में ना आया तो चलो अगली दफा आ जाएगा, या इस दफा आ गया मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो चलो मारो गोली अगली अटेम्प्ट देते। क्या हमारे पास इस तरह का चांस है? रिस्क ले सकते हैं हम कि सर अंग्रेजी नहीं आती तो खैर है, एक दफा ना सी तो अगली दफा सी। हमारे पास इसका रिस्क नहीं ले सकते कि चलो 15 नंबर का सवाल इसमें में आ गया तो छोड़ दे। नहीं, वो भाईजान पेपर पास करना, तो हमें अंग्रेजी लिखनी ही लिखनी। CL acquired a 3-story building। बच्चों ऊपर वाला सवाल किस चीज का था? IAS 20 के ऊपर था, ऐसी है। लेकिन उसमें कुछ बातें 23 वाली भी थी, याद करो। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वाला कंसेप्ट याद आ रहा? कुछ कुछ आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट देखो, CL acquired a 3-story building on 1 मार्च 2020। 3 स्टोरी बिल्डिंग ले ली। CL uses the ground floor for its marketing department while remaining 2 floors were in excess of CL's need and therefore rented out। ये रेंट पे है, ये भी रेंट पे है, और ये यूज में है। हाँ जी, क्या करेंगे? नीचे वाला ये 16 में कब? अगर सेपरेटली सेल हो सकते हैं तो क्या ये बात समझ आई है? अगर सेपरेटली सेल होने हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबल ट्रीटमेंट है।
आगे पढ़ते हैं, पहले आगे पढ़ते हैं। क्या ये बात समझ आई? द फर्स्ट फ्लोर वाज रेंटेड आउट ऑन 1 जून 2020। बच्चों कौन सा फ्लोर फर्स्ट फ्लोर होता है? नीचे वाला, मिडिल वाला के ऊपर वाला? ये फर्स्ट फ्लोर है, और ये कौन सा फ्लोर है? इतना तो पता है कि नहीं पता? अब पता चला, शाबाश। The first floor was rented out on 1 जून 2020 and the second floor was rented out on 1 दिसंबर 2020। क्या मतलब है बच्चों? क्या दोनों एक ही दिन किराए पे दिए? नहीं। The accountant has recorded the building as property, plant and equipment। अकाउंटेंट साहब ने क्या किया? अकाउंटेंट कौन सा है? जूनियर। उसने क्या किया? सारे की सारी बिल्डिंग आइए 16 में लेंगे। मतलब तो जूनियर अकाउंटेंट है, तेरा तो मैं कर दूंगा आज। The depreciation on ground first and second floor has been computed from। अच्छा, अकाउंटेंट की अगली चवल चेक करें। उसने ग्राउंड फ्लोर की डेप्रिसिएशन स्टार्ट की है यकम मार्च से। ऊपर वाले फ्लोर खाली थे, जिस दिन किराए पे चढ़ाया दूसरा फ्लोर, उस दिन से उसकी डेप्रिसिएशन शुरू की है, और सेकंड फ्लोर जब उसने चढ़ाया यकम दिसंबर को, उस दिन से उसकी डेप्रिसिएशन शुरू की है। हाँ जी, बताए नहीं क्या? इतनी गलती तो निकाल ही सकते हैं आप, ये भी नहीं निकल सकती। बिल्डिंग खाली हो या ना हो, डेप्रिसिएशन तो होनी चाहिए थी। ठीक हो गया? अच्छा, अब जरा सुनो सुनो सुनो, यहां पे एक बात लिखी हुई है बड़ी इंपॉर्टेंट। The accounting policy of CL is to carry land and building at fair value। अच्छा बच्चों, क्या लिखेंगे? नंबर 1, अगर तो ये फ्लोर सेपरेट सेल हो सकते हैं। दो ऑप्शन है हमारे पास। नंबर 1, हर फ्लोर सेपरेट सेल हो सकता। उसने नहीं बताया हमें सेपरेट सेल हो सकता है कि नहीं हो सकता, हम अज्यूम करेंगे कि फ्लोर सेपरेट सेल हो सकते हैं। तो सिर्फ ये वाला फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर IS 16 में जाएगा, और बाकी दोनों फ्लोर IS 40 में जाएंगे। ये बात समझ आई? और जब बाकी दोनों फ्लोर IS 40 में जाएंगे तो डेप्रिसिएशन सिर्फ किसकी चार्ज होगी? ग्राउंड फ्लोर की होगी, बाकी दोनों की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करना है। फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन नहीं होती। क्या ये बात समझ आई? एक तो ये स्टोरी लिखेंगे। दूसरी स्टोरी ये होगी, इफ ईच फ्लोर कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली, फिर सारे की सारी बिल्डिंग कहां पे चली जाएगी? IS 40 में चली जाएगी, क्योंकि इनसिग्निफिकेंट पोर्शन यूज हो रहा है। क्या ये बात समझ लगी? अगर इनसिग्निफिकेंट पोर्शन यूज हो रहा है IS 16 में, तो वो सारी की सारी बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर भी IS 40 में चला जाएगा, और फिर किसी फ्लोर की भी डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। सारे की सारी बिल्डिंग फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी। क्या ये बात लिख लेंगे? नहीं समझ आई? अब 3 पॉइंट समझ लगे? 5 नंबर की चीज के हैं। अगला सवाल देखें। CL is constructing a power generation plant for its factory। कंस्ट्रक्शन हो रही है बच्चों, ध्यान से ये वाला जो पॉइंट नंबर 2 है, ये किस स्टैंडर्ड में से आया है? IS 16 में से और IS 40 में से आया। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। CL is constructing a power generation plant for its factory। The project started on 1 फरवरी 2020 and would complete on 30 नवंबर 2021। The work remained suspended for 3 months। The project is financed through long-term loan acquired specifically on 1 जनवरी 2020। The unutilized amount of loan is kept in a separate saving account। The accountant has deducted income of separate saving account from the full year's interest on loan and presented the net amount as finance cost in the statement of profit and loss। बताएं जी क्या क्या हुआ? पहले मुझे बताओ, ये सवाल किस स्टैंडर्ड में से आया है? IAS 23 में से आया है। अब जब आप इसकी अंग्रेजी लिखेंगे तो एग्जामिनर बड़ी शिद्दत से कुछ अल्फाज ढूंढने की कोशिश करेगा आपकी अंग्रेजी में। कौन से जरा सोचो कीवर्ड्स। अच्छा, बोरिंग कॉस्ट हो गया, आगे कैपिटलाइजेशन का वर्ड हो गया, और आवाज नहीं आई।
सस्पेंशन पीरियड, और सोचो सोचो सोचो, कुछ और भी स्टैंडर्ड में वर्ड पड़े थे, आवाज नहीं आई है? क्या? स्पेसिफिक बोरिंग, बिल्कुल, वेरी गुड। आगे क्वालिफाइंग एसेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये भूल गए हो, सारा स्टैंडर्ड आपको याद आ गया। आपने सबसे पहले तो ये बताना है, आपने तो सबसे पहले ये बताना है कि भाईजान ये क्वालिफाइंग एसेट है। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? और खोते हो, आपने ये नहीं लिखना कि 6 महीने, आपने क्या लिखना है? सब्सटेंशियल टाइम। याद आ रहा है कुछ कुछ? आपने 6 महीने नहीं लिखना, 6 महीने तो हमारी अंडरलाइंग लैंग्वेज है, एक किसी स्टैंडर्ड में 6 महीने नहीं लिखा हुआ, हमने अंदाजा लगाया है कि कम से कम 6 महीने तो होना चाहिए। हम लिखेंगे कि पावर जनरेशन प्लांट इज ए क्वालिफाइंग एसेट as it would take substantial time for its completion, and the loan specifically obtained for qualifying asset is a specific loan, and all the interest on that specific loan is capitalized in the cost of asset, less any interest income received on temporary investment. Borrowing cost will be suspended for 3 months. याद आ रहा कुछ कुछ? कितने महीने से कितने महीने? 3 महीने, ठीक है जी। तो 3 महीने की बोरिंग कॉस्ट क्या होगी? सस्पेंड होगी, और वो बोरिंग कॉस्ट पढ़नी तो है, लेकिन वो बिल्डिंग की कॉस्ट में नहीं जाएगी, वो कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। और उस 3 महीने में अगर कोई इनकम हुई है तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। क्या ये बात समझ आ रही है? ये 5 नंबर की अंग्रेजी है, लिख लोगे? नहीं समझ रही बच्चों? इसका सॉल्यूशन खोल के, सॉल्यूशन सामने रख के आपने लिखना है। ये देखो 16 नंबर का सवाल है, 16 नंबर का सवाल है, और आया भी लेटेस्ट है, ठीक है? आ सकता है 2022 में भी आ सकता है सवाल 16 नंबर। अब स्प्रिंग 22 ही है तो अच्छा जी। अब बच्चों ये जरा गौर से देखो, कितने नंबर का सवाल है? 8 नंबर का, और कब आया है? उससे बिल्कुल पिछली अटेम्प्ट में। अब ध्यान से, ऑन 1 जुलाई 2014। अच्छा पहले पढ़ लो करना क्या है। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। बच्चों क्या 1 साल की एंट्रियां पास करनी है? ये साल खत्म कब हो रहा है बच्चों? 31 दिसंबर 2000। शुरू कब होगा? तो हमें 1 जनवरी से 31 दिसंबर के दरमियान ही सोचना है। क्या उससे पहले जो कुछ हुआ उसकी एंट्री पास होगी? क्या इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी एंट्री पास होगी? नहीं होगी। क्या ये आपको पहले आपका स्कोप क्लियर है कि हमने किस टाइम के अंदर अंदर सोचना है? अच्छा जी, अब जरा ध्यान से। इंडस फार्मा लिमिटेड रिसीव्ड ए गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 280 मिलियन टू सेट अप ए प्लांट इन एन अंडर डेवलप्ड रूरल एरिया। किस तारीख को? 1 जुलाई 2014 को। तो बच्चों बताओ सॉल्यूशन में इसकी क्या एंट्री पास करेंगे? हाँ जी खान साहब, सॉल्यूशन में इसकी क्या एंट्री पास करेंगे? सॉल्यूशन में इसकी क्या एंट्री पास करेंगे खान साहब? खान साहब बता दें। है? क्या कहा? नहीं, अच्छा एंट्री दस है तो जो भी है एंट्री बता। डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? कैश डेबिट, आवाज नहीं आई। हाँ डेप्रिसिएशन, हाँ लाइबिलिटी, लोन क्रेडिट, हाँ अच्छा
ओए ओ खोते हो, ओ खोते हो, ये कौन सा साल है? हमने किस साल की एंट्री पास कर ली? देखो ना, सारे पी के बैठे हुए। 14 में ग्रांट रिसीव किया, एंट्रियां पास करना शुरू कर दी, मशीनें बन गए, मशीनें। अक्ल इस्तेमाल करो, हमने सिर्फ इस साल की एंट्रियां पास कर। मैं बार बार कह रहा हूं, सोल्यूशन में क्या एंट्री पास होगी? आप कह रहे हैं जी कैश डेबिट है। अच्छा जी, अब जरा ध्यान से और समझ आ गई बात। हमें ग्रांट मिली है 2014 में, लेकिन हम किस साल में खड़े हैं? 2019 में कैश डेबिट नहीं होना, तो कैश आज से 5 साल पहले डेबिट हो चुका हो। आगे सुने, द ग्रांट इज रीपेबल इन फुल इफ कंडीशन अटैच द ग्रांट आर नॉट मेट फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। बच्चों, हमने जो जितने भी सवाल किए हैं उसमें 10,000 12,000 की ग्रांट देखी, ये कितनी है? 280 मिलियन की ग्रांट। तो अगर 280 मिलियन की ग्रांट है तो कंडीशन भी उसी तरह की, उसने कहा 5 साल तक आपकी प्रोडक्शन नहीं रुकनी चाहिए, 5 साल तक प्रोडक्शन नहीं रुकनी चाहिए। सांस रुकता है तो रुक जाए, रोटी बंद होती है तो हो जाए, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं रुकनी चाहिए। एट द इंसेप्शन, मतलब फौतगी होगी है घर में, मालक ही मर गया, प्रोडक्शन नहीं रुकनी चाहिए। इट वॉज हाईली प्रोबेबल दैट IPL would comply with the condition for the required period। अब जरा ध्यान से, है मेरा ख्याल इंडस फॉर्मल यही है मेरा ख्याल। अच्छा बरो आगे सुने, अब जरा ध्यान से। अगर बच्चों जिस दिन आपको पैसे मिले, 2014 की बात कर रहा हूं, आपने कैश डेबिट किया होगा डेफर्ड ग्रांट को, अगर जिस दिन पैसे मिले उसी दिन पता होता कि कंडीशन मीट नहीं होगी, तो फिर एंट्री क्या होती? कैश डेबिट करते ग्रांट पेबल हो, क्योंकि आपको अंदर खाते पता है कंडीशन मीट नहीं होगी, तो पहले दिन ही वो ग्रांट पेबल होगी। क्लियर हो गया? अच्छा, लेकिन यहां पे उसने कहा है हाईली प्रोबेबल कि IPL ये अचीव कर लेगी, तो वो फिर क्या एंट्री पास करेगी? कैश डेबिट और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। क्लियर हो गया? अब आगे सुने, किस चीज के लिए बच्चों ये पैसे पकड़े हैं? प्लांट के लिए, ऐसे ही है। IPL incurred a total cost of 630 million on plant and it started production on 1 जनवरी 2000। उसने 2015 में प्लांट लिया, कितने का आया? 630 मिलियन का। तो बच्चों प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट 630 में, ऐसे ही है। यह कम जनवरी 2015 को, ऐसे ही। हमने सवाल में कुछ नहीं करना, भला क्यों? हमने 2019 की एंट्री पास करनी है, 2015 वाली एंट्री पास नहीं होनी। अच्छा, useful life of the plant was estimated at 7 years। IPL deducted government grant in arriving at the carrying amount of the asset। लाइफ क्या है बच्चों? 7 साल। और उसने बता दिया है कि उसने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया है, ग्रांट को अलग रिकॉर्ड किया है कि एसेट में से माइनस किया। पढ़ लो जरा गौर से। डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? सोच लो, नहीं समझ रहे। इनडायरेक्ट है, क्या है? इनडायरेक्ट है। तो बच्चों क्या करेंगे बताओ, एंट्री क्या होगी? ग्रांट की एंट्री बताएं। क्या बच्चों ये 280 मिलियन एसेट की कॉस्ट में से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, प्लांट क्रेडिट हो जाएगा और डेफर्ड ग्रांट डेबिट हो जाएगी। क्या ये बात समझ आई? आगे सुने, इन जनवरी 2019, बच्चों ध्यान से, हमने प्लांट कब लिया? हमने 15 को प्लांट लिया, 15 गुजर गया सारा, 16 भी गुजर गया, 17 भी गुजर गया, 18 भी गुजर गया, 4 साल पूरे हो गए। अभी 5वां और आखिरी साल आया। ओए हौसला कर ले, घोंसले। ये ग्रांट कितने सालों के लिए मिली है? तो यहाँ पे तो 5 साल ही देना ना, प्लांट थोड़ी गवर्नमेंट को वापस करना है। वापस क्या करना है? ठीक हो गया जी? तो ग्रांट की कंडीशन 5 साल है, प्लांट की तो लाइफ 7 साल ही है। तो और ग्रांट किस चीज की मिली थी?
तो प्लांट कब लिया है? तो प्रोडक्शन के साथ अटैच है ना वो भाईजान। और 280 मिलियन किस चीज का मिला? कंडीशन देखो, 280 मिलियन टू सेटअप ए प्लांट। प्लांट शुरू होगा तो ग्रांट रिकॉग्नाइज होगी। प्लांट कब लिया? तो प्लांट के साथ उसकी कंडीशन शुरू होती है। बात समझ आ गई? वो 2014 में नहीं शुरू हुई। उसने ये नहीं कहा कि 2019 की यकम जनवरी को 5 साल पूरे हो जाएंगे। उसने कहा प्रोडक्शन 5 साल होनी चाहिए। अच्छा ये आगे सुनो। IPL showed its inability to comply with the condition attached to the grant and regulatory authority issued a notice to IPL. यकम जनवरी 2019 में मसला हो गया, प्रोडक्शन नहीं हो सकी, नोटिस आ गया फॉर रीपेमेंट ऑफ द ग्रांट इन फुल कि भाईजान पैसे कटो। अकॉर्डिंगली क्या हम मना कर सकते थे? द ग्रांट वाज पेड रीपेड बाय, क्या सारी पे कर चुका है कि करने का वादा किया कर चुका है? क्या कैश क्रेडिट होगा? क्या इसी साल में होगा? ये वही साल है जिसकी एंट्रियां पास करनी है। तो बच्चों वो एंट्री फिर इस हमारे सॉल्यूशन में आएगी कि नहीं आएगी? एंट्री बताओ क्या पास होगी? कैश क्रेडिट, बच्चों यकम जनवरी, हमें पिछले सालों से कोई लेना देना नहीं है। पिछले सालों में क्या हुआ क्लियर है? हमें पिछले सालों से कोई लेना देना नहीं है। यकम जनवरी 2019 को कैश या बैंक क्रेडिट होगा बच्चों 280 मिलियन से। सारे पैसे उनके मुंह पे मारे कि हम आपके पैसों के बगैर मर नहीं गए थे, हेलो फड़ो अपने पैसे। ऐसे ही है कि तरले पाएंगे कि एक मौका और दो। अच्छा जी बच्चों, बैंक हो गया क्रेडिट। डेबिट क्या करेंगे? डेबिट क्या करेंगे? डेबिट क्या करेंगे? प्लांट को डेबिट करेंगे। लेकिन क्यों बच्चों? अगर आपको समझ नहीं आई कि प्लांट को डेबिट क्यों करेंगे, तो पहले ये सोचो कि जब पैसे मिले थे तो प्लांट को क्रेडिट क्यों किया? जब पैसे मिले थे तो प्लांट को क्या किया था? क्रेडिट। तो जब वापस करेंगे तो प्लांट को दोबारा डेबिट करेंगे। ये बात समझ लगी? एक मसला तो ये हल हो गया। लेकिन बच्चों जब प्लांट को पिछले सालों में क्रेडिट किया था तो क्या डेप्रिसिएशन भी कम चार्ज हुई होगी? सोच लो बच्चों, डेप्रिसिएशन पिछले सालों में कम चार्ज हुई होगी। कितने साल गुजर चुके हैं? 15 में प्लांट लिया था, 15, 16, 17, 18, 4 साल गुजर चुके हैं बच्चों। तो 4 सालों में हमारी डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई होगी। बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्लांट था 630 का, डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4। आंसर निकालें क्या आता है? 360। ये डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी। क्या ये बात सुन रही है? अगर मेरा प्लांट पहले दिन से 630 मिलियन का रहता तो 4 सालों की डेप्रिसिएशन 360 होनी चाहिए थी। मैंने क्या किया बच्चों, 630 में से मैंने 280 माइनस करके प्लांट को रिकॉर्ड किया। तो मैंने एक्चुअल में कितनी चार्ज की है? ठीक है जी, एक्चुअल में ये हुआ है। कितनी कम की है? 160 की एडिशनल होनी चाहिए। तो बच्चों 160 से मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करूंगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। ये बात समझ आ गई बच्चों? ये दो एंट्रियां, ये दो कैलकुलेशन की बजाय एक शॉर्टकट भी निकल सकता था। शॉर्टकट ये है कि बच्चों ग्रांट को पकड़ो, उसकी 4 सालों की डेप्रिसिएशन निकाल दो। क्या सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 160? बस नहीं, ये वही तरीका है जिस तरह से डेप्रिसिएशन निकालते थे ना रीवैल्यूएशन मॉडल में।
एडिशनल डेप्रिसिएशन। एक तरीका तो ये था रीवैल्यूएशन सरप्लस को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दो। दूसरा ये था कि ओरिजिनल कॉस्ट पे और रीवैल्यूएशन में जो डेप्रिट निकली उसका डिफरेंस ले लो। दोनों तरीकों से आंसर सेम होता था। बच्चों ये एंट्री किस तारीख को होगी? यकम जनवरी को कि 31 दिसंबर को? ये भी यकम जनवरी को होगी। और अभी तक हम पिछले सालों का जो मसला है वो सीधा कर रहे हैं, इस साल की तो बात ही नहीं शुरू हुई। क्या ये बात समझ आ गई? आगे चलते हैं बच्चों। इन व्यू ऑफ द रीपेमेंट ऑफ द ग्रांट, IPL carried out at an impairment review of the plant on 31 दिसंबर 2000। ये कौन सा स्टैंडर्ड शुरू हो गया? IS 36। ऊपर IS 20 था, नीचे IS 36 है। Net annual cash inflow for the remaining life of the plant have been estimated at 90 million and 80 million for 2020 and 21 respectively. These cash inflow are net of annual interest and maintenance cost of 10 million and 6 million respectively. बच्चों याद है इनफ्लो आउटफ्लो? इनफ्लो में से कुछ माइनस होते हैं, कुछ माइनस नहीं होते, कुछ याद आ रहा है? अब मुझे बताओ इंटरेस्ट एक्सपेंस और मेंटेनेंस कॉस्ट में से क्या माइनस होता है, क्या माइनस नहीं होता है? मेंटेनेंस कॉस्ट माइनस होनी चाहिए, लेकिन क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस भी माइनस होना चाहिए? इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस नहीं होना चाहिए। ये बात अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद तो वो IS 36 का स्टैंडर्ड जाके एक दफा सवाल देख लेना। देख लोगे? नहीं देखना आपने, मुझे पता है आपका। किधर IS 36? ये तो पास पेपर है बच्चों। इसमें एक सवाल किया था किसी जमाने में जिसमें सारी खर्चे मर्चे सारे आ रहे थे। वो किधर गए? याद है ये सवाल? मेंटेनेंस कॉस्ट वाहद जो चीज हमने माइनस की थी ये वाली की थी, और क्यों कौन सी माइनस की थी? ऑपरेशनल कॉस्ट, बाकी कोई भी माइनस नहीं की थी। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको घर जाके रिवाइज करना है आप, और कर लोगे इसमें पूरा स्टैंडर्ड। और आपको याद है मैंने जब ये स्टैंडर्ड की थ्योरी पढ़ाई थी आपको बताया था कि एक एक लाइन से उसने उठा के क्वेश्चन बनाया, एग्जामिनर ने एक एक लाइन पढ़ी हुई। तो ये क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव है पूरे स्टैंडर्ड को समझने। तो वही चीज देखो आई कैप यहाँ पे इस सवाल में डिस्कस कर रहा है। आई कैप को पता है कि ये सवाल करते वक्त बच्चों को भूल चुका होगा क्या माइनस करना है, क्या माइनस नहीं करना। ठीक हो गया? अच्छा जी। फॉर बोथ years applicable discount rate is 12%, 12% डिस्काउंट रेट है बच्चों। डिस्काउंट रेट में भी वो फनकारी लगाना चाहता लगा सकता, आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स। याद आ रहा है कुछ डिस्काउंट रेट भी दो तरह के, तो फिर हम देखते हैं कि कौन सा लेना है। बरल on the date of impairment review the existing plant can be sold in local market for 160 million. Estimated cost of disposal would be 5 million. ये क्यों दे रहा है? फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट याद आ रहा कुछ? अच्छा बच्चों अगला पॉइंट मुझे बता सकते हो कि ये इम्पेयरमेंट टेस्ट वो साल के शुरू में कर रहा है कि एंड पे? एंड पे, ऐसे ही है। तो साल के एंड पे रिकवरेबल अमाउंट किससे कंपेयर होगी? कैरिंग वैल्यू से। तो कैरिंग वैल्यू भी साल के एंड पे होनी चाहिए कि साल के शुरू वाली कैरिंग वैल्यू? अगर साल के एंड पे कैरिंग वैल्यू होनी चाहिए तो बच्चों पूरे साल की डेप्रिसिएशन भी आनी चाहिए। और जब पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेंगे तो प्रीवियस डाटा जो ऑलरेडी आ रहा है 630 वाला वो लेंगे या रिकवरेबल अमाउंट की डेप्रिसिएशन लेंगे? ठीक है जी बच्चों, जिस दिन इम्पेयरमेंट टेस्ट कर रहे हैं उस दिन तक जो भी डेप्रिसिएशन आएगी वो पुराने डाटा के साथ से आएगी। उसके बाद फ्यूचर में क्या होगा? रिकवरेबल अमाउंट पे आएगी। ऐसे ही है। अभी तक तो हमने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 630 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो बच्चों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होगा 90 से और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से क्रेडिट होगी? 90 से। तो बच्चों क्या यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कैरिंग वैल्यू की?
31 दिसंबर 2019 वाले दिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कैरिंग वैल्यू क्या है, क्या आप में से कोई जीनियस बच्चा मुझे बता सकता है कि कैरिंग वैल्यू क्या है? बता दो, फिर छुट्टी करनी है। स्पीडा स्पीडा स्पीडा, शाबाश, जल्दी करो। अच्छा बच्चों, हाँ जी, क्या आंसर आएगा बच्चों? 180 कैसे आया? कॉस्ट थी 630, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 450। ये 450 कहां से आया बच्चों? 630 को 7 पे डिवाइड करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई। अब 5 साल गुजर चुके। अब इसको किस से कंपेयर होना है? रिकवरेबल अमाउंट से। अब रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ, याद आ रही स्टोरी? सारा फॉर्मेट याद आना चाहिए। नंबर 1, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। बच्चों फेयर वैल्यू कितनी है? 160 मिलियन। कॉस्ट टू सेल क्या है? 5 मिलियन। 160 माइनस 5, 155। एंड वैल्यू इन यूज। बच्चों वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से, एक 90 मिलियन है अगले साल और उससे अगले साल, लेकिन इस 90 और 80 में से ये 10 और 6 माइनस हो चुके हैं कि नहीं हो चुके? क्या माइनस होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था? ये माइनस होनी चाहिए थी और उसने माइनस की है। कैसे पता लगा उसने माइनस की है? और नेट ऑफ वो माइनस ऑलरेडी कर चुका है। ये होनी चाहिए थी, वो कर चुका है। हम कुछ करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे। अब ये नहीं होनी चाहिए थी, वो कर चुका है। अब इसका क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या बात समझ आई? पहली वैल्यू क्या है बच्चों? 90। तो 90 में क्या करेंगे? 10 ऐड करेंगे। दूसरी वैल्यू क्या है? 80। 80 में क्या करेंगे? 10 ऐड करेंगे। बच्चों ये 90 वाली वैल्यू 1 साल बाद है कि 2 साल बाद है? तो बच्चों इस पे रेट लगेगा 1 + 0.12 की पावर 1। याद आ रहा कुछ कुछ? और इस पे रेट लगेगा, ये फार्मूला कौन सा लगा है? क्या बचपन में जब आपने कभी क्यूएम पढ़ी थी, क्या भूल तो नहीं गए? P = A/1 + R⁴ n। आंसर निकालें, शाबाश। 89.2857। दूसरा जो भी है, ये जो भी है क्या? 71.747। टोटल कर लें 161.0, बाकी इग्नोर कर दें। 161 सबको समझ आ गया बच्चों? सोचो। हाँ जी बच्चों, इन दोनों में से कौन सी हायर है? तो वैल्यू इन यूज को कैरिंग वैल्यू से कंपेयर करेंगे। क्या कोई इंपेयरमेंट लॉस हुआ है? 1 मिनट, इंपेयरमेंट लॉस कब होगा?
कैरी वैल्यू ज्यादा हो गया रिकवरेबल वैल्यू, याद है कुछ? कितना लॉस हुआ इसकी एंट्री बता दो। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। बच्चों जब इम्पेयरमेंट लॉस होता है पिछली सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को खत्म करते हैं, सोचो है? पिछली सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या हम खत्म कर देते हैं? नहीं, ठीक है, वो रीवैल्यूएशन नहीं होती, उसके अलावा कभी नहीं होती। ठीक है जी बच्चों, ये 4 एंट्रियां उसने मांगी हैं और 4 एंट्रियों के कितने नंबर हैं? 8 नंबर। क्या ये समझ आ गया है? क्या आपको पता लग गया है कि आई कैप का क्या लेवल? क्या अब आप कह सकते हैं कि आप आई कैप के लेवल पे चले गए? ना जी ना, जिस वक्त आप कहेंगे ना उससे भी अगला सवाल आएगा। ये क्या है जी? हड़प्पा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और देखो एक मिनट, क्या ये नजर आ रही है बोरिंग कॉस्ट है? और क्या ये नजर आ रहा है कि ये क्या है? हाँ जी, ठीक है जी। एक मिनट अच्छा ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? ठीक हो गया। और ये कितने नंबर का है? 20 नंबर का सवाल है। और बनाना क्या है? रोड बनाना है, सारा कुछ। ये है असल आई कैप का चेहरा, और आई कैप का चेहरा कितना भयानक है, ठीक है जी। तो अभी तक हम जिस ख्वाबों वाली जिंदगी में थे, क्या आहिस्ता आहिस्ता उससे निकल रहे हैं? कल फिजिकल हाँ जी, नहीं ऑनलाइन नहीं, मुझे पता। ये सवाल आप ऑनलाइन कभी नहीं कर सकते। आपने कहा 1.5 घंटा और सो लो, क्या किया है? कोई नहीं, गवर्नमेंट ने मना नहीं किया तो अपनी नींदरा भैया ने। हड़प्पा ने कल जो करना ना बच्चों, हड़प्पा आपको एक दफा बताएगा, आपको कटप्पा भूल जाएगा। फिर उसके बाद उसके अगला लेवल देखो, दिस्तगिल, ये भी आपको बताएगा। फिर ये मंडे वाले दिन करेंगे। इसमें भी देखो रीवैल्यूड अमाउंट आ रही है नजर, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट देनी है। अच्छा ये सुनो, क्या ये एक्सचेंज ऑफ एसेट भी इसके अंदर ही है? एक्सचेंज ऑफ एसेट पढ़ा था ना, वो इसलिए पढ़ाया था। ठीक है जी। और बनाना क्या है जी? नोट। कितने नंबर का? 17 नंबर। ठीक है जी। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।